नमस्कार मित्रों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हमारी जो पिछली क्लास थी वो कारक पर आधारित थी। कारक से रिलेटेड हमारी 2 क्लासें हो चुकी है। आज हम कारक की जो तीसरी क्लास है उसमें कारक के जो बचे हुए प्रकार और उन कारक चिन्हों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बात करते हैं कारक। और कारक के अंतर्गत अब तक हमने पढ़ लिया है कारक किसे कहते हैं, कारक के जो प्रकार होते हैं 8 प्रकार, हिंदी में, संस्कृत में 6 होते हैं जबकि हिंदी में 8 प्रकार होते हैं। और प्रत्येक कारक का कारक चिन्ह क्या होता है वो हमने देखा। हमने पहली क्लास में कर्ता कारक के विषय में भी समझ लिया था अच्छे से। दूसरी क्लास में हमने कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम स्टार्ट करते हैं अपादान कारक से। तो अगला जो हमारा कारक होगा वो है अपादान कारक। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कारक है। यदि परीक्षा में कारक से रिलेटेड प्रश्न आता है तो अपादान कारक से प्रश्न आने की जबरदस्त संभावना रहती है। अपादान कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है से। लेकिन ये जो से है वो हमें समझना है। देखिए, इससे पहले हमने एक कर्ण कारक पढ़ा था। कर्ण कारक के बारे में आप विस्तार से जानकारी प्राप्त करना चाहिए तो हमारी पिछली क्लास में जाके आप देखिएगा। कर्ण कारक का कारक चिन्ह भी से होता है, कर्ण कारक का कारक चिन्ह भी से होता है और अपादान कारक का कारक चिन्ह भी से होता है। लेकिन दोनों में मूलभूत अंतर है। ध्यान रखना, जब कर्ण कारक का से आएगा तो वो साधन का बोध कराएगा, साधन का बोध कराएगा। अर्थात क्रिया जिस साधन से, जिस उपादान से, जिस उपकरण से संपन्न की जाती है उस साधन में कर्ण कारक विद्यमान होता है। लेकिन अपादान कारक में जो से आया है वो सदैव अलग होने का बोध कराएगा, अलग होने का बोध कराएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। वापस समझ लीजिएगा, कर्ण कारक का कारक चिन्ह भी से होता है और अपादान कारक का कारक चिन्ह भी से होता है। दोनों में तात्विक अंतर क्या है? दोनों में तात्विक अंतर, कर्ण कारक का जो से होता है वो साधन के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि अपादान कारक का जो कारक चिन्ह से होता है वो अलग होने का बोध कराता है। आइए अब बात करते हैं कि ये जो अपादान शब्द है, अपादान, ये जो शब्द है ये ध्यान रखना अपाई शब्द से बना है। इस शब्द से बना है, शब्द से निर्मित है। अपादान शब्द अपाई शब्द से निर्मित है। और अपाई का क्या मतलब है? यदि आप शब्दकोश उठाकर अपाई का मतलब वहां ढूंढोगे तो वहां अपाई का आपको अर्थ देखने को मिलेगा अलग होना, अलग होना। इसका मतलब यह है कि अपादान का मतलब ही है अलग होना। और अपादान कारक का जो कारक चिन्ह होता है से, ये से भी अलग होने का ही बोध कराता है। राइट, आइए कुछ उदाहरण से हम इस बात को समझते हैं। एक बहुत पॉपुलर उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूं जो अमूमन हर क्लास में दिया जाता है। जो चाहे विद्यार्थी स्कूल में पढ़ रहा हो, चाहे कंपटीशन क्लास की कहीं तैयारी कर रहा हो, तो वहां ये उदाहरण दिया ही जाता है। मैं उसी उदाहरण से शुरुआत करता हूं और फिर उसके बाद में कुछ और उदाहरण हम लेंगे। जी, जैसे मैंने लिखा, पेड़ से पत्ता गिरा। ये बहुत लोकप्रिय उदाहरण है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिएगा, पेड़ से पत्ता गिरा। यहां पर आप देखोगे कि पेड़ के साथ पहले पत्ता अटैच था, लेकिन जैसे वह गिरा तो पेड़ से पत्ता अलग हुआ है। और जब अलग हुआ है तो वहां अपादान कारक माना जाएगा। अब आजकल एक ट्रेंड चला है, एक ट्रेंड ये चला है कि अपादान जो कारक है वो तो ठीक है कि हमने पता लगा दिया अलग होने का बोध हो रहा है, पेड़ से पत्ता गिरा, इस प्रकार के उदाहरणों में अपादान है। लेकिन आजकल एक ट्रेंड ये है कि अपादान है किसमें? जैसे उदाहरण दे दे आपको, पेड़ से पत्ता गिरा, प्रश्न दे दे और विकल्प दे दे कि अपादान, अपादान किस शब्द में है, किस शब्द में है, ये आपको दे दे। और विकल्प दे दे, पेड़ में है, से में है, पत्ता में है या फिर गिरा में है। ये 4 ऑप्शन आप लोगों को दे दिए जाए। बताइए अपादान किस शब्द में? पेड़ से पत्ता गिरा, इस प्रश्न में अपादान किस शब्द में है? पेड़ में है, से में है, पत्ता में है या गिरा में है? ये प्रश्न मैं आप लोगों से कर रहा हूं। कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर दीजिएगा कि ये
अपादान शब्द अपादान कारक किस शब्द में यहां विद्यमान है? जी जल्दी से बता दीजिए भाई, क्या इसका नियम है? पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में अपादान किस शब्द में निहित है? जी चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। आगे इस प्रकार का कोई उदाहरण है तो आप उत्तर जरूर दीजिएगा। व्याकरण में जो चीज लिखी हुई है वो मैं आपको बताता हूं। व्याकरण में ये लिखा हुआ है कि स्थिर वस्तु में अपादान होता है, ध्यान रखना है, स्थिर वस्तु में अपादान होता है, ये लिखा हुआ है। किसमें? व्याकरण में लिखा हुआ है। यहां आप देखोगे कि पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ तो स्थिर है और पत्ता गतिशील है, तो जो स्थिर है उसमें अपादान होता है, यानी यहां पर पेड़ शब्द में क्या माना जाएगा? अपादान कारक माना जाएगा। से तो कारक चिन्ह है, पत्ता गतिशील है और गिरा क्रिया है, इसीलिए इनमें, से में, पत्ता में, गिरा में, इनमें अपादान नहीं होगा, अपादान होगा पेड़ में। ओके, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। लेकिन एक सीधा नियम मैं आप लोगों को बताता हूं, ये तो व्याकरण की बात हुई। आप हमेशा ये ध्यान रखना कि जिस शब्द के साथ, एक अच्छी ट्रिक मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जिस शब्द के साथ कारक चिन्ह अटैच है, जिस शब्द के साथ कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है, उसी शब्द में कारक होता है। अब वो चाहे कर्ता हो, चाहे कर्म हो, चाहे करण हो, चाहे संप्रदान हो, अपादान हो, संबंध हो, अधिकरण हो, कोई भी हो, जिस शब्द के साथ कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है उस शब्द में अपादान होता है। राइट, तो यहां आप देखिएगा कि पेड़ के साथ में से का प्रयोग हुआ है तो पेड़ में अपादान हो जाएगा। ओके, चलिए जी कुछ उदाहरण हम और लेते हैं। जैसे लिखा कि शिक्षक ने अपनी जेब से कलम निकाली। अब आप देखोगे वस्तु स्थिति क्या है, शिक्षक की जो जेब है उस जेब में कलम रखी हुई है, और जैसे ही शिक्षक ने अपने हाथ से कलम को निकाला, जेब का और कलम का जो अटैचमेंट था वो खत्म हो गया, वो समाप्त हो गया, यानी कलम जेब से अलग हो गई। जब अलग हो गई तो यहां पर जेब शब्द के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग, तो जेब में क्या माना जाएगा? जेब में अपादान माना जाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसी प्रकार से जैसे मैंने उदाहरण लिया कि यात्री बस से उतरे, एक उदाहरण तो ये है, एक उदाहरण ये है, यात्री बस से गए। आप देखिएगा दो उदाहरण हमारे सामने, यात्री बस से उतरे और यात्री बस से गए। यहां पर बस शब्द में कारक है, दूसरे उदाहरण में भी बस शब्द में कारक है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ही वाक्यों में अलग अलग कारक है, दोनों ही वाक्यों में अलग अलग कारक है। कैसे? यात्री बस से उतरे, जब उतरे तो इसका मतलब बस है, बस में यात्री विद्यमान, और जैसे ही वो उतरता है तो बस का और यात्री का जो अटैचमेंट है वो खत्म हो जाता है, वो बस से अलग हो गया है। कौन? यात्री। जब अलग होने का भाव है तो ऊपर वाले वाक्य में यात्री बस से उतरे, इस वाक्य में अपादान माना जाएगा। लेकिन जो दूसरा उदाहरण है यात्री बस से गए, यहां पर अलग होने का भाव नहीं है, यहां पर जाने का साधन है बस, यहां पर यात्री के गमन करने का, उसकी यात्रा करने का साधन बताया गया है बस। तो यहां जो बस शब्द है वो साधन का बोध करा रहा है, और जब साधन का बोध करा रहा है तो इस नीचे वाले वाक्य में क्या माना जाएगा? कौन सा कारक माना जाएगा? करण कारक माना जाएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो एक तो अपादान का ये विशेष ध्यान रखने वाली बात। अब हम बात करते हैं कि अपादान और कहां कहां काम करता है और हम किस रूप में अपादान का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो, अपादान का अन्य प्रयोग, अपादान का अन्य प्रयोग। अब अन्य प्रयोग में सबसे पहले हम बात करते हैं कि जहां से कोई कार्य आरंभ होता है वहां भी अपादान समझना, जहां से कोई कार्य आरंभ होता है। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं कि गंगा हिमालय से निकलती है। तो यहां पर देखिएगा कि हिमालय क्या है, हिमालय क्या है, गंगा का उद्गम स्थान। गंगा वहां से शुरू हो रही है, मान लीजिए ये हिमालय है और यहां से गंगा जो है वो निकल रही है। तो जहां से काम शुरू हो रहा है, तो यहां से काम शुरू हो रहा है, हिमालय से काम शुरू हो रहा है, तो हिमालय शब्द में क्या माना जाएगा, हिमालय शब्द में अपादान माना जाएगा। तो जहां से कोई कार्य आरंभ होता है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखो, मैं लिखता हूं कल से एक दिवसीय कैट मैच आरंभ होंगे। ये हमने ले लिया। तो ये कब से आरंभ होंगे भाई, कल से आरंभ होंगे। जब कल से आरंभ होंगे तो कल में क्या माना जाएगा, अपादान माना जाएगा। तो अपादान के अन्य प्रयोगों में पहली जो बात है वो निकल कर आती है कि जहां से कोई कार्य प्रारंभ होता है वहां क्या माना जाएगा, वहां अपादान माना जाएगा। और कहां पर अपादान का प्रयोग होता है, तो नंबर 2 लज्जा का भाव। ध्यान रखना है, लज्जा यानी शर्म का भाव जहां पर व्यक्त होता है वहां पर अपादान कारक ही माना जाता है। जहां पर लज्जा का भाव, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखता हूं कि बहू ससुर से पर्दा रखती है, बहू ससुर से पर्दा रखती है। यहां पर वो पर्दा क्यों रखती है, क्योंकि वो उससे लजाती है, ससुर से लजाती है, लज्जा का भाव है। तो यहां ससुर क्या है, यहां पर ससुर साधन नहीं है। ध्यान देने वाली बात है, यहां पर ससुर साधन नहीं है। अमूमन क्या होता है, जब हमें ये चीजें जानकारी नहीं होती है तो वहां पर हम क्या करके आते हैं, करण करके आते हैं, और करण कारक करते हैं आपका प्रश्न, आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो यहां पर सटीक उत्तर क्या होगा, यहां पर सटीक उत्तर होगा अपादान कारक। क्यों, क्योंकि यहां लज्जा का भाव है। बहू ससुर से पर्दा रखती है या बहू ससुर से लजाती है। तो जब लज्जा का भाव है, देखिए जिससे हम लज्जा रखते हैं, जिससे हम शर्म रखते हैं, जिससे हम संकोच रखते हैं, हम उससे दूर रहना चाहते हैं। तो दूर रहने का भाव है, अलग रहने का भाव है। इसलिए यहां पर ससुर शब्द में चूंकि कारक चिन्ह ससुर शब्द के साथ अटैच है, इसीलिए यहां ससुर शब्द में क्या माना जाएगा, यहां पर अपादान कारक ही माना जाएगा। ओके, नंबर 3, जहां पर डरने का भाव, डरने या भय का भाव होता है। देखिए जिस वस्तु से या जिस व्यक्ति से या जिस पशु से, प्राणी से हम डरते हैं, भयभीत रहते हैं, उससे हम अलग रहना पसंद करते हैं। तो वहां पर भी क्या होगा, जहां डरने का भाव होगा, भय का भाव होगा, वहां सदैव क्या होगा, वहां अपादान कारक ही होगा। समझते हैं कैसे। जैसे ये प्रश्न तो आया हुआ है एक विशिष्ट परीक्षा में, ये प्रश्न आया हुआ है, पुजारी कुत्ते से डरता है, ये आया। तो यहां पर कुत्ता साधन नहीं है डराने का, यहां पर कुत्ता साधन नहीं है, इस बात को नोट कीजिएगा। यहां पर चूंकि डरने का भाव है, तो चूंकि पुजारी कुत्ते से डरता है तो वो कुत्ते से दूर रहना चाहेगा, वो कुत्ते से अलग रहना चाहेगा। और जब अलग रहना चाहेगा, दूर रहना चाहेगा, तो कौन सा भाव हुआ, अपादान का भाव हुआ। और अपादान का भाव हुआ तो कारक अपादान कारक होगा। तो 2-3 बातें हो गई। एक तो जहां से कोई कार्य प्रारंभ हो, ये देखो जहां से कोई कार्य आरंभ होता है वहां पर क्या माना जाएगा, अपादान माना जाएगा। दूसरा और क्या माना जाएगा, दूसरा देखिएगा यहां पर माना जाएगा जहां लज्जा का शर्म का भाव हो, जहां लज्जा या शर्म का भाव हो वहां भी अपादान माना जाएगा। और जहां डरने का या भय का भाव होगा वहां भी अपादान माना जाएगा। और सीखने सिखाने का भाव, सीखने सिखाने का जहां भाव होता है, का भाव होता है, वहां भी क्या माना जाता है, वहां भी अपादान ही माना जाता है। जैसे मैं लिखता हूं संतोष गुरुजी से वायलिन बजाना
सीख रहा है। यहां पर आप गौर कीजिएगा, यहां पर जो शब्द आया है गुरुजी, क्योंकि कारक चिन्ह से गुरुजी शब्द के साथ प्रयुक्त हुआ है, और यहां सीखने का भाव है। संतोष गुरुजी से वायलिन बजाना सीख रहा है। जब सीखने का भाव है तो क्या माना जाएगा? अपादान ही माना जाएगा। आप ये मत समझना कि गुरुजी यहां सीखने और सिखाने के साधन है, साधन नहीं हो सकते, ठीक है। साधन हमेशा अप्राणी होता है, प्राणी साधन नहीं हो सकता। इसलिए यहां पर गुरुजी में क्या माना जाएगा? यहां गुरुजी में अपादान कारक ही माना जाएगा। ये थोड़ी ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा सीखने सिखाने का भाव हो गया। इसके अलावा और क्या? इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात आती है तुलना का भाव। तुलना का भाव जहां होता है वहां भी क्या माना जाता है? अपादान कारक माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने उदाहरण लिखा कि रमेश राकेश से मेहनती है, मेहनती है। रमेश राकेश से मेहनती है। तो आप यहां पर देखोगे दो व्यक्तियों में तुलना हो रही है। मैं पहले पढ़ा चुका हूं, विशेषण के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि इस प्रकार की जो स्थिति होती है वो उत्तरावस्था की होती है। विशेषण में जब हमने अवस्थाएं पढ़ी थी, द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि जहां कोई तुलना नहीं होती है वहां मूलावस्था होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है। जहां दो व्यक्तियों में, दो वस्तुओं में, दो स्थानों में, दो इकाइयों में तुलना होती है, और वहां पर क्या होता है? उत्तरावस्था होती है। अंग्रेजी में कहें तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री होती है। तो यहां पर कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। रमेश को राकेश से अधिक मेहनती बताया गया है, तो तुलना का भाव है। और तुलना का भाव है तो फिर राकेश शब्द में कारक चिन्ह राकेश के साथ है, तो राकेश शब्द में कौन सा कारक माना जाएगा? यहां पर भी अपादान कारक ही माना जाएगा। तो ये कुछ विशिष्ट बातें थी अपादान कारक के विषय में जो हमें ध्यान में रखनी होगी। परीक्षा की दृष्टि से फिर से बता रहा हूं, परीक्षा की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण है। इसे अच्छे से हमें तैयार करके परीक्षा में अटेंड होना है। देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं कि यहां पर अपादान में हमने समझा अपादान शब्द अपाय शब्द से निर्मित है। अपाय का मतलब ही होता है अलग होना। अपादान कारक का कारक चिन्ह होता है से, जो अलग होने का बोध कराता है। उदाहरण हमने लिया था पेड़ से पत्ता गिरा। फिर हमने ये भी देखा कि अपादान किस शब्द में है, तो हमेशा ध्यान रखना अपादान किस में होता है? स्थिर वस्तु में होता है। आप इसको यूं भी समझ सकते हो, बात अपादान की नहीं है, किसी भी कारक को आप यूं लीजिएगा कि हमेशा कारक उस शब्द में होता है जिस शब्द के साथ कारक चिन्ह अटैच होता है, जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। फिर हमने देखा था कुछ उदाहरण, शिक्षक ने अपनी जेब से कलम निकाली, अलग होने का भाव है। यात्री बस से उतरे, अलग होने का भाव है। तो यहां पर अलग होने का भाव अपादान की ओर संकेत करता है। इसके अलावा अलग होने के साथ साथ कुछ चीजें हमें और ध्यान रखनी है जहां अपादान का प्रयोग होता है। तो पहली बात आपने देखी, जहां से कोई कार्य आरंभ हो, विशिष्ट बात है, जहां से कोई कार्य आरंभ होगा वहां क्या माना जाएगा? वहां पर अपादान माना जाएगा। गंगा हिमालय से निकलती है, कल से एक दिवसीय क्रिकेट, इस प्रकार के खूब सारे उदाहरण जो है वो हमें देखने को पढ़ने को मिल सकती है। थीम अपने को इस प्रकार से तैयार करनी होगी। अब देखिएगा लज्जा का भाव होगा, जहां शर्म का भाव होगा, संकोच का भाव होगा, वहां भी अपादान माना जाएगा। डरने का या भय का भाव होगा, वहां भी अपादान माना जाएगा। सीखने सिखाने का भाव होगा, अपादान माना जाएगा। तुलना का भाव होगा, अपादान माना जाएगा। तो ये है अपादान के कुछ विशिष्ट स्थितियां। आइए अब बात करते हैं अगले कारक की। अगला कारक जो है वो संबंध कारक है। संबंध कारक ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है। संबंध कारक, मैं संबंध कारक के विषय में आप लोगों को बता दूं, संबंध कारक और संबोधन कारक, इन दो कारक की जो सत्ता है वो संस्कृत में नहीं है, ये हिंदी के अपने कारक है, यूं मान लीजिएगा। अब हम बात करते हैं संबंध के बाद में। संबंध कारक जो जो कारक चिन्ह होता है वो होता है का, के और की। और एक बढ़िया बात यह है कि संबंध कारक का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध क्रिया के साथ नहीं होता, यह ध्यान रखना है। दो ही कारक ऐसे हैं जिनका क्रिया के साथ न तो डायरेक्ट और न इनडायरेक्ट, न प्रत्यक्ष और न अप्रत्यक्ष संबंध होता है। नाम जरूर है संबंध,
लेकिन क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं। तो संबंध होता कहाँ है? संबंध होता है वाक्य के जो अन्य शब्द होते हैं उनमें, आपस में उनमें संबंध होता है, ठीक है। और इसका कारक चिन्ह होता है काके की। यही काके की हमें सर्वनाम के साथ में रा, रे, री के रूप में पढ़ने को, देखने को मिलते हैं। आइए उदाहरण से समझेंगे तो बात को हम अच्छे से समझ पाएंगे। जी देखिए, जैसे मैंने उदाहरण लिखा कि मेरा, थोड़ा संज्ञा वाला ले लेते हैं एक बार। मैंने लिखा कि राकेश का भाई जयपुर गया। यहां आप देखोगे ये जो जाना क्रिया है इसका राकेश से कोई संबंध नहीं है, इससे कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। यहां से यहां पर जयपुर जाने का काम किसने किया? राकेश के भाई ने। तो राकेश का भाई यहां पर सब्जेक्ट है, राकेश का तो कोई लेना देना नहीं है। हाँ, राकेश का और उसके भाई का ये परस्पर संबंध है, ये परस्पर संबंध है। और संबंध कारक का कारक चिन्ह का यहां पर प्रयुक्त हुआ है। तो यहां पर संबंध माना किस में जाएगा? संबंध कारक जो है वो नो डाउट राकेश में ही माना जाएगा। लेकिन यहां राकेश का उस क्रिया के साथ, गया क्रिया के साथ कोई रिलेशन नहीं, कोई संबंध नहीं है। ओके, तो इस प्रकार के उदाहरण हमें देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से जैसे मैं लिखता हूं कि आलू की सब्जी बड़ी स्वादिष्ट बनी। आलू की सब्जी बड़ी स्वादिष्ट बनी। तो आप देखोगे यहां पे इस आलू जो शब्द आया है इसका उस बनना क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है। आलू और सब्जी इन दोनों में ही संबंध है, इसीलिए यहां पर क्या माना जाएगा? यहां पर आलू शब्द में संबंध कारक माना जाएगा। कुछ विशिष्ट बात हम चर्चा करते हैं। देखिए, ये जो का है या के है या ये जो की है, ये रा, रे, री के रूप में कब तब्दील होते हैं? तो याद रखना, ये रा, रे, री के रूप में तब्दील होते हैं सर्वनाम के साथ। किसके साथ? सर्वनाम के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है, सभी सर्वनामों के साथ नहीं, केवल और केवल जब हम पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ रहे थे तब मैंने आप लोगों को बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम में एक तो होता है, ये देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम तो तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। लेकिन एक तो उत्तम में, उत्तम पुरुष में, और एक होता है मध्यम पुरुष में। अब उत्तम पुरुष में मैं और इसका बहुवचन होता है हम, और मध्यम पुरुष तू और इसका बहुवचन होता है तुम। इसका बहुवचन होता है तुम। केवल इन्हीं उत्तम और मध्यम, केवल इन्हीं सर्वनामों के साथ ये का, के, की, रा, रे, री में तब्दील होंगे, सभी सर्वनामों के साथ नहीं। जैसे मैं के साथ में ध्यान रखना, ये जो मैं है इसके साथ में अगर मुझे का प्रयोग करना है तो मैं का नहीं बनेगा, मेरा बनेगा। इसी प्रकार से के का इस्तेमाल करना है तो मेरे बनेगा, और की का इस्तेमाल करना है तो मेरी बनेगा। हम के साथ अगर मुझे का इस्तेमाल करना है तो हमका नहीं बनेगा, हमका नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना है। हमारा बनेगा, हमारे बनेगा, हमारी बनेगा। इसी प्रकार से तू के साथ में या तुम के साथ में हम जब काके की का इस्तेमाल करेंगे तो तुम का तुम की नहीं बनेगा, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे बनेगा। ये हमें ध्यान रखना है। तो रा, रे, री के रूप में कब तब्दील होता है? काके की सर्वनाम के साथ। और कौन से सर्वनाम के साथ? पुरुष। ये महत्वपूर्ण पूछ लेते हैं जनरली कि किस सर्वनाम के साथ में जो है काके की, रा, रे, री के रूप में तब्दील हो जाते हैं। तो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, इसके अलावा किसी भी सर्वनाम के साथ में काके की, रा, रे, री के रूप में तब्दील नहीं होंगे। उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैं लिखता हूं कि मेरा घर सुंदर है, मेरा घर, तो आप देखोगे इस मेरा का उसके साथ कोई संबंध नहीं है, घर का जरूर संबंध है और मेरा और घर का आपस में संबंध है। इसीलिए यहां पर जो आया है रा, ये किस ओर संकेत करता है? ये संबंध कारक की ओर ही संकेत करता है। तो यहां पर मैं जो आया है सर्वनाम, उसमें क्या माना जाएगा? उसमें
संबंध कारक माना जाएगा। ध्यान रखना है, में इसमें संबंध कारक माना जाएगा, क्योंकि ये रा जो है ये तो क्या है, ये तो कारक चिन्ह है, ये तो परसर्ग है, ये तो विभक्ति है। लगी किसके साथ है, सर्वनाम के साथ में लगी हुई। जिसके साथ कारक चिन्ह अटैच है उसी में ही क्या माना जाएगा, सर्वनाम कारक माना जाएगा। तो यहां पर में सर्वनाम में का प्रयोग हुआ है, तो में क्या माना जाएगा, संबंध कारक माना जाएगा। स्पष्ट है। इसी प्रकार से मैं लिखता हूं कि हमारे घर पर 4 क्विंटल अनाज रखा है या पड़ा है, रखा है। तो आप देखोगे हमारे और घर, यहां पर भी हम के साथ में रे का प्रयोग हुआ है जो के का परिवर्तित रूप है। तो यहां पर इसका और इसका संबंध है, सर्वनाम का और संज्ञा का संबंध है, इसीलिए। और संबंध किससे व्यक्त हो रहा है, इस रे से व्यक्त हो रहा है, इसीलिए यहां पर हमारे शब्द में क्या माना जाएगा, यहां हमारे शब्द में संबंध कारक माना जाएगा। एक बात और आती है, यहां मैं समझा देता हूं कि सर क्या ये का के की सिर्फ सर्वनाम के साथ ही रारेरी में तब्दील होते हैं? क्या संज्ञा के साथ में हम का के की का इस्तेमाल रारेरी के रूप में नहीं कर सकते? ये प्रश्न आता है। क्या संज्ञा के साथ नहीं कर सकते? संज्ञा के साथ भी रारेरी का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये ध्यान देना है। संज्ञा के साथ कुछ विशिष्ट भाषाओं में, जैसे मैं राजस्थानी भाषा की बात करता हूं, राजस्थानी भाषा में का के की जगह रारेरी के प्रयोग की प्रथा है, प्रचलन है। जैसे आपने रचनाएं सुनी होगी, अचलदास खींची, री, ये देखो वचनिका, ये देखो। इसी प्रकार से आपने सुना होगा मुहणोत, नैणसी, री, ख्यात, ये देखो। इसी प्रकार से आपने सुना होगा ढोला, मारू, रा, दूहा। इसी प्रकार से आपने हूं, गौरी, किण, पीव, री, ये सुना होगा। आपने सुना होगा मारवाड़, रा, परगना, री, विगत। तो ये क्या है, मारवाड़ क्या है, संज्ञा ही तो है। परगना क्या है, संज्ञा ही तो है। इसी प्रकार से आप अचलदास खींची, ये क्या है, संज्ञा है। मोनत नैणसी संज्ञा, मारू संज्ञा, हु, गोरी, किन, पीव, री, तो यहाँ पीव क्या, संज्ञा। तो कुल मिला के हम ये नहीं कह सकते कि रा रे री का प्रयोग केवल सर्वनाम के साथ ही होता है, वो संज्ञा के साथ भी हो सकता है, बशर्त वह का के रूप में अर्थ देती हो, तो वहां पर संबंध कारक माना जाएगा। तो ये दो कारक जो थे वो काफी महत्वपूर्ण थे, याद रखना है, यहां से प्रश्न बन सकता है। एक तो अपादान कारक, संबंध कारक। चलिए आगे कारक की बात करते हैं। देखिएगा अगला जो अपना कारक है वो है अधिकरण कारक। देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन अधिकरण। ये जो शब्द है ये आधार व्यक्त करता है, आधार व्यक्त करता है। किसका आधार व्यक्त करता है भाई? क्रिया का आधार व्यक्त करता है, क्रिया का आधार व्यक्त करता है। कौन करता है? अधिकरण कारक करता है। तो जहां पर क्रिया के संपादित होने का स्थान और समय, आधार में हम किन चीजों को शामिल करते हैं? एक तो स्थान को सम्मिलित करते हैं और एक समय को सम्मिलित करते हैं। यानी क्रिया जो है, ये जो क्रिया है वो कहां हो रही है या कहां हुई, इसी प्रकार से कब हुई या कब होगी। तो स्थान और समय को जो व्यक्त करे वो आधार को व्यक्त करता है, और आधार को व्यक्त करने वाला जो कारक होता है वो अधिकरण कारक होता है। आप इस प्रकार से समझ लें, अधिकरण कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है में और पर। आमतौर पर में या फिर पर का प्रयोग किया जाता है अधिकरण कारक को व्यक्त करने के लिए। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में अपने को देखना भी होगा कि में और पर के अलावा भी कुछ कारक चिन्ह ऐसे हैं जिनसे अधिकरण कारक अभिव्यक्त होता है। आइए हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम उदाहरण समझते हैं। जैसे मैं लिखता हूं कि किताब
मेज पर रख दो। तो यहां पर मेज क्या है? मेज क्या है? किताब का आधार। ये किताब है, मान लीजिए ये किताब है और ये मेज। तो यहां पर मेज क्या काम कर रही है? आधार का काम कर रही है। ये मेज स्थान है जहां पर रखने की क्रिया संपादित हो रही है, जहां पर रखने की क्रिया निष्पादित हो रही है। तो यहां मेज को क्या माना जाएगा भाई? यहां पर मेज में अधिकरण कारक माना जाएगा। इसी प्रकार से मैं लिखता हूं कि अलमारी में कपड़े रखे होंगे। यहां पर देखो, अलमारी में तो कपड़े रखे होंगे, यानी कपड़े रखने का स्थान है अलमारी। तो यहां पर अलमारी में क्या माना जाएगा? अधिकरण कारक माना जाएगा। ये इससे बढ़कर थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे अभी मैंने उदाहरण लिया था किताब मेज पर। अब देखो ये पर जो है, अगर मैं वाक्य को इस प्रकार से लिख दूं कि किताब मेज के ऊपर रख दो, तब कौन सा कारक होगा? तब भी अधिकरण ही होगा। पर या फिर के ऊपर, बात तो एक ही है। किताब मेज के ऊपर रख दो या किताब मेज पर रख दो, बात एक ही है, अर्थ एक ही है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि वहां पर के ऊपर आ गया तो हम क्या करें, पर आ गया तो हम क्या करें। पर आ गया तब भी अधिकरण है और के ऊपर आ गया तब भी। अब एक बात ध्यान रखना, जब के ऊपर आ सकता है, याद ध्यान रखना, ये देखो, जब के ऊपर का प्रयोग हो सकता है, पर की जगह हम के ऊपर का प्रयोग कर सकते हैं। तो भाई साहब के नीचे का प्रयोग भी कर सकते हैं, के सामने, के पीछे, के दाएं, के बाएं, इन शब्दों का प्रयोग भी संभव है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे स्थान का ही बोध कराते हैं। इसी प्रकार से जो में है, अभी हमने देखा, ये देखो हमने देखा अलमारी में कपड़े रखे हैं। तो अगर मैं लिख दूं अलमारी के भीतर, अलमारी के भीतर कपड़े रखे हैं, तो क्या ये अधिकरण नहीं रहेगा? अधिकरण नहीं रहेगा, ये तब भी अधिकरण ही रहेगा क्योंकि अर्थ में कोई बदलाव नहीं आया है। अलमारी में या अलमारी के भीतर, बात तो एक ही है। तो जब के भीतर का इस्तेमाल हो सकता है, हमने देखा जब के भीतर का इस्तेमाल हो सकता है, में की जगह के भीतर का इस्तेमाल हो सकता है, तो फिर के अंदर का प्रयोग भी हो सकता है, के बाहर का प्रयोग भी हो सकता है, के अंतर्गत का प्रयोग भी हो सकता है, इनका इस्तेमाल भी हो सकता है। तो कोई जरूरी नहीं सिर्फ में और पर का प्रयोग होगा। के ऊपर, के नीचे, के सामने, के पीछे, के दाएं, के बाएं, के भीतर, के अंदर, के बाहर, के अंतर्गत, इन सभी का प्रयोग हो और क्रिया के आधार का बोध हो, स्थान का बोध हो या फिर समय का बोध हो, तो वहां सदैव अधिकरण कारक माना जाता है। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। आगे बात करते हैं समय की। ये तो हुई स्थान की बात, समय की। जैसे मैं आपसे 5 बजे मिलूंगा, ये लो एक सेंटेंस है, मैं आपसे 5 बजे मिलूंगा। तो मिलने की जो क्रिया है वो कब निष्पादित होगी? 5 बजे। यानी क्रिया का आधार क्या है? समय। आधार में दो ही चीजें आती है, एक स्थान और एक समय। तो यहां पर समय का बोध हुआ है और जब ये क्रिया इस समय पर संपन्न होगी, तो यहां पर अगर पूछ ले 5 बजे, इसमें कौन सा कारक है, तो आपको बताना है अधिकरण कारक ही है। अधिकरण कारक ही है। क्यों? क्योंकि ये क्रिया के आधार को व्यक्त करता है। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। तो समय में भी क्या होता है? अधिकरण माना जाता है। ये लीजिए, तो अभी हमने अपादान की बात की, संबंध की बात की, अधिकरण की बात की। अब जो हमारी आज की क्लास का अंतिम कारक है वो है संबोधन कारक। आइए इसके विषय में भी हम बात कर लेते हैं। देखिए संबोधन का मतलब क्या होता है? संबोधन का मतलब होता है बुलाना, पुकारना, आवाज देना, यह संबोधन का मतलब होता है। और एक बढ़िया बात निकल के सामने आती है कि संबोधन कारक का कारक चिन्ह, तो कारक चिन्ह कोई नहीं होता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। एकमात्र कारक ऐसा जिसका कोई कारक चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, तो फिर सर हम जब ये जो पढ़ते हैं हे, ये जो हम पढ़ रहे हैं हे, ओ, अरे, ये क्या है? ये
संबोधन सूचक शब्द हैं, संबोधन के लिए काम में लिए जाने वाले शब्द हैं, किसी को बुलाने या पुकारने के लिए काम में लिए जाने वाले शब्द हैं। किसी को बुलाना, ओ, अरे, ए, ये जो काम में लिए जाने वाले शब्द हैं, न कि कारक चिन्ह। ठीक है, बिना इनके भी हम इनका प्रयोग किए हम संबोधन कर सकते हैं। तो संबोधन कारक का कोई कारक चिन्ह नहीं होता। एक बात तो अपने को ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि संबोधन कारक संबंध कारक की तरह वह कारक है जिसका क्रिया के साथ कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। ये दो कारक, संबंध और संबोधन, ये दोनों क्रिया से कोई संबंध नहीं रखते हैं। देखिएगा, जैसे मुझे किसी को बुलाना, राम, मैंने हे ओ अरे का प्रयोग नहीं किया है, राम, और यहां पर मैं संबोधन सूचक चिन्ह लगाता हूं, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह मैंने यूज काम लिया है। राम, इधर आओ, ये लो। तो अगर आपसे पूछ ले, बताओ कौन सा कारक है? संबोधन है। हे ओ अरे नहीं है प्रयुक्त। लेकिन यहां देखिएगा, राम को संबोधित किया गया है, यहां पर राम को बुलाया गया है, पुकारा गया, आवाज दी गई है, इधर आओ। तो यहां पर इस वाक्य में संबोधन कारक, इस वाक्य में नहीं, राम शब्द में संबोधन कारक माना जाएगा। हाँ, एक इसकी सबसे बड़ी ये जो पहचान है कि जहां संबोधन कारक होगा वहां पर संबोधन सूचक चिन्ह का प्रयोग होगा। ये जो चिन्ह है संबोधन सूचक चिन्ह, विस्मयादि सूचक चिन्ह, ये प्रयोग यहां भी हो सकता है, अंत में भी हो सकता है। जैसे अगर मैं यहां लिखता हूं कि जाओ, और यहां मैंने अंत में संबोधन सूचक चिन्ह का प्रयोग कर दिया, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कर दिया, और पूछ ले, बताओ जी कौन सा कारक है? संबोधन कारक है। तो ये एक हमारे लिए बड़ी सहायता होगी कि संबोधन कारक में संबोधन सूचक चिन्ह का जरूर प्रयोग किया जाएगा। तो कारक की इस क्लास में आज हमने 4 कारकों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। कोई भी बात समझ में नहीं आई है, किसी भी प्रकार की क्वेरी आपके दिमाग में है, तो निसंकोच बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं 100% उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो कारक से रिलेटेड हमारी 3 क्लासें हो चुकी है। पहली क्लास में कारक की डेफिनेशन और कर्ता कारक के बारे में हमने बात की थी, कारक चिन्हों के बारे में हमने बात की थी। दूसरी क्लास में हमने कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक के बारे में बात की थी। आज की जो क्लास हुई अपनी, उसमें हमने अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक के बारे में बात की। तो कारक से रिलेटेड हमारी श्रृंखला अब समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद, आभार, सुख से जिए, अच्छी मेहनत कीजिए और अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखिए। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।